नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। भोपाल में चलती कार में ड्राइवर के सामने किया धांधला। टीआई ने युवती से किया दुष्कर्म। पीड़िता ने बताई अपनी आप बीती। पीड़िता 3 साल से भटक रही थी न्याय के लिए। भोपाल महिला थाने के प्रभारी ने किया मामला दर्ज। दुष्कर्म में पीड़िता 3 साल से भटक रही न्याय के लिए। पीड़िता ने बताया कि पहले मुझे ब्लैकमेल करता रहा टीआई, फिर भोपाल चलती कार में ड्राइवर के सामने किया धांधला। टीआई ने युवती से दुष्कर्म। युवती का आप पहले मुझे ब्लैकमेल करता रहा, फिर टीआई राजकुमार कसोरिया पर युवती ने लगाया दुष्कर्म के आरोप। युवती ने कहा कि पहली बार 2022 में शिकायत की थी। युवती ने बताया कि 2 साल पहले अयोध्या नगर में ढाबे पर राजकुमार के संपर्क में आई थी। इसके बाद राजकुमार ने एक दिन अपने घर पर बुलाकर मेरे साथ बलात्कार किया और मैंने कई बार राजकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन वह नहीं हुई, जिसके सदमे में मेरी मां चल बसी। पहली बार अक्टूबर 2022 में शिकायत दर्ज करने आई थी। उसके ऊपर धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज कराया गया था, जो कि झूठ है, जिसके चलते महिला थाने में टीआई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता बोली, मुझे न्याय मिले बस। आपने टीआई के ऊपर आरोप लगाए हैं, क्या है पूरा मामला? सर, वो मेरे बचपन का दोस्त था। 23 साल के बाद मुझे मिला था। 23 साल बाद वो मेरे ढाबे पे खाना खाने आया था। उसके बाद से उसका आना जाना शुरू हो गया था। क्या और कुछ बातचीत हुई हो? कुछ सब बचपन की बातें याद दिलाई कि मैं तुम्हारा दोस्त रिंकू हूँ, सेमरा, में अपन आमने सामने रहा करते थे। सब उसने घर वालों के फ़ोटो दिखाए, तब मुझे यकीन आया कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। लेकिन उसने मेरे साथ धोखे से मुझे घर बुलाया, ये कहकर के उसका बर्थडे है, नशे की एक एल्प्रेक्स 0.5 टैबलेट दी, ये कहकर के उससे थकान नहीं होती, उससे रिलैक्स मिलता है। मैं उस पर भरोसा करती थी क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त था। वो मैंने खा ली। उसके बाद मुझे नशा हुआ। उसने मुझे अपने बेडरूम में ले जाकर मेरी मर्ज़ी के बगैर ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप किया। इस तरह से जब मैंने उसे बोला कि ऐसा उसने क्यों किया, तो बोलता है कि मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता था, इतने साल बाद भी मैंने तुम्हें पहचान लिया और अब अपन दोनों शादी कर लेंगे, आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन 3 साल तक वो मेरे साथ हमेशा केवल शारीरिक संबंध बनाता रहा। शादी का जब भी कहूँ तब भी वो मुझसे लड़ता था। एक रात उसने मुझे, मलिक खान उसके दोस्त से मैंने पूछ लिया था, उसका ड्राइवर था, कि वो कहाँ है। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसका पचमढ़ी पीटीएस ट्रांसफ़र हो गया था, टीआई बन गया था, तो उसने मुझे फ़ोन उठाना, बात करना बहुत कम कर दिया था। इस बात पर उसने मुझे सोहागपुर बुलवाया। वहाँ उसने अपनी गाड़ी में मुझे बिठाया। चलती गाड़ी में उसने मेरे साथ रेप किया उसके ड्राइवर के सामने, और वहीं मुझे मरने के लिए छोड़कर चला आया। मैं वहाँ से सीधी भोपाल पहुँची। भोपाल आके मैंने महिला थाने आई रात में 3 बजे। यहाँ आके मेरी टीआई मैडम से, जो यहाँ कांस्टेबल मैडम थी, उन्होंने फ़ोन पर बात करवाई अजीता नायर से। उन्होंने मेरी कंप्लेंट भी लिखने से मना कर दिया और मुझे भगा दिया थाने से। क्यों भगा दिया था उन्होंने? क्योंकि वो खुद राजकुमार को अच्छे से जानती थी और उनकी बहन नीतू कुंसारिया इसी थाने में सब इंस्पेक्टर थी। आपने शिकायतें की आला अधिकारियों से? जी, मैंने शिकायतें करी तो मुझे जांच का हवाला देते रहे। 2-2.5 साल तक मैं ऐसे ही दफ्तरों के चक्कर लगा रही हूँ। मुझे ये कह रहे हैं कि जांच चल रही है, जांच चल रही है। जांच करते करते एक दिन मेरे ही खिलाफ एफआईआर मैंने देखी कि न्यूज़पेपर में, कि मेरे खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन ये किसी ने मुझे नहीं बताया कि मेरे खिलाफ एफआईआर कैसे हुई। अड़ीबाजी का केस? अड़ीबाजी का उन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस दर्ज करवा दिया, जबकि मैं खुद पिछले 2.5 साल से आवेदन लेके नीलेश अवस्थी जी के पास भी गई। इससे पहले पवन सेन जी थे, उनके पास भी आवेदन लेके गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थाने में पवन सेन जी ने नीतू कुंसारिया को बुलवा लिया। उन्होंने मेरा आवेदन भी फाड़ कर फेंक दिया, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे फ़ोन में जितने फ़ोटो वीडियो चैट राजकुमार की थी वो सब डिलीट कर दी और मेरा फ़ोन भी वो अपने साथ ले गई। अब कैसे एफआईआर दर्ज हुई? अब मैंने डीजीपी साहब को आवेदन दिया था, जन सुनवाई में गई थी, वहाँ से मुझे कमिश्नर साहब के यहाँ भेजा गया। वहाँ निधि सक्सेना मैडम मिली, उनको मैंने सारी बात की जानकारी दी, तब उन्होंने मुझे यहाँ थाने भेजा, महिला थाने, तब एफआईआर हुई है। मामला आया है जिसमें टीआई पर एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है। धांधला थाने में टीआई इस वक्त पदस्थ है। क्या पूरा मामला है? मैम, मामला ये है कि वर्ष 2019 से ये युवती उनके संपर्क में थी।
युक्ति का कहना ये है कि ये बचपन के दोस्त हैं महिला के, किंतु बीच में कुछ गैप हो गया था। उसके बाद 2019 में इनकी पोस्टिंग इसमें हुई, ये अयोध्या नगर थाने में। तभी इनका आना जाना रहा उनके ढाबे पे, जहाँ पे युक्ति ढाबा चलाती थी। तो उसी से उनके प्रेम प्रसंग बने और फिर युक्ति से शादी के लिए बोला गया और फिर शादी के लिए मना कर दिया गया। तो जिस बात से उसने FIR दर्ज करवाई है। युक्ति ने क्या आरोप लगाए हैं? युक्ति ने यही आरोप लगाए हैं कि इन्होंने मुझे शादी का झांसा देके मेरा शारीरिक शोषण किया है, जो कि गलत है, और फिर शादी करने से मना कर दिया। क्या कोई गिरफ्तारी इस पूरे मामले? जी मैम, अभी गिरफ्तारी के लिए हम बिल्कुल पूरा एफर्ट कर रहे हैं। उनकी अभी उनके घर पे भी गई थी टीम, तो घर पे नहीं मिले, जो कि अयोध्या नगर में उनका निवास है। उनकी पत्नी और बच्चे रहते हैं। अभी उनके जहाँ भी रहने की या होने की संभावना है, हम वहाँ पर जा के टीम के साथ छापा मारेंगे और उनको देखेंगे कि हैं कि नहीं, और अरेस्ट करेंगे फिर। इस पूरे मामले में एक बात ये भी आई है कि मैम 2 साल का ये मामला है, 2022 का बताया जा रहा है। हाँ। और पीड़ित युक्ति का कहना है कि 2 साल तक वो बहुत परेशान हुई, कई बार महिला थाने आई, आपसे पहले भी जो TI थी, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। अब वो DGP के पास गई, तो ये मामला अब आपके पास क्या DGP सर की तरफ से आया है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। DGP साहब के पास से नहीं मामला आया है। ये महिला खुद ही रिपोर्ट करवाने आई थी। तो वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है ये चीज़ है। बाकी DGP साहब के पास से नहीं आया, ये बिल्कुल गलत है जी। ये एक हो गया। अब भोपाल मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तर्ज पर राजधानी के मुख्य स्टेशन प्रदेश का पहला पॉड स्टाइल होटल बनकर तैयार। भोपाल स्टेशन पर प्रदेश का पहला पॉड होटल तैयार। सांसद आलोक शर्मा ने किया शुभारंभ। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस पॉड होटल की सेवा शुरू 6 साल के बाद यात्रियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होने जा रही। इससे पहले साल 2021 में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहला पॉड होटल खोला गया था। अब भोपाल स्टेशन पर यह सुविधा यात्रियों के आरामदायक और किफ़ायती ठहराव को सुनिश्चित करेगी। इस पॉड होटल में कुल 78 पॉड्स बनाए गए हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में हमारे देश में लगातार यात्री सुविधा में वृद्धि की जा रही है। आज भोपाल वासियों के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है कि आज यहाँ पे भोपाल रेलवे स्टेशन के ऊपर पॉड होटल का विधिवत रूप से DRM साहब की उपस्थिति में यहाँ पे शुभारंभ किया है। अब हमारा भोपाल बदल रहा है। जिस प्रकार से एयरपोर्ट पे यात्रियों को सुविधाएं मिलती थी, उसी प्रकार की सुविधाएं भोपाल के रेलवे स्टेशन पे भी मिलेंगी। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, देश के यशस्वी हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, उनकी दूरदृष्टि के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वास्तव में आज हमारा देश बदल रहा है, हमारा प्रदेश बदल रहा है, हमारा भोपाल बदल रहा है। आज समाज में व्यक्ति भाग दौड़ की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। आज व्यक्ति को एक शहर से दूसरे शहर रेल के माध्यम से यात्रा करना पड़ती है। कभी भोपाल में ट्रेन रात को 11 बजे आती है, उसको दूसरी ट्रेन सुबह 5 बजे पकड़ना है, तो वो 4-5 घंटे कहाँ जाएगा। इसके लिए आज भोपाल के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के ऊपर पॉड होटल का विधिवत शुभारंभ हुआ है, जिसमें 78 पार्ट बनाए गए हैं, जिसमें 58 पार्ट अलग है और 20 पार्ट फैमिली के लिए बनाए गए हैं। और इस होटल में अलग अलग घंटे के हिसाब से 200 रुपये का चार्ज, 300 रुपये का चार्ज, 600 रुपये का चार्ज, 700 रुपये का चार्ज, 1200 रुपये का चार्ज रखा गया है। इसी प्रकार से फैमिली पार्ट के लिए भी अलग अलग चार्ज निर्धारित
किए गए हैं। मुझे लगता है कि आज देश के अंदर जिस प्रकार से IRCTC के माध्यम से ये इसका संचालन होगा और इसको एक पंजीकृत संस्था को इसका संचालन करने की जवाबदारी दी गई है और इसमें टीवी की भी व्यवस्था है। इसमें कोई धूम्रपान नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए हैं। अगर पॉट के अंदर किसी को कोई आवश्यकता है तो वे रिसेप्शन के ऊपर 229 के माध्यम से वे टेलीफोन का डायल भी कर सकता है। हमारी माताओं बहनों के लिए पृथक से पार्ट बनाए गए हैं जिसमें 18 संख्या है, 18 बहनें एक साथ उस पार्ट का उपयोग कर सकती हैं। वॉश बेसिन भी लगाए गए हैं, कचरे के डस्टबिन भी हैं। अगर ठंड पड़ती है तो उसके लिए गीजर का भी उपयोग किया गया है। मुझे लगता है कि विकास की दिशा के अंदर देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक ये बढ़ता हुआ कदम है। लेकिन यात्रियों को सबसे ज्यादा असुविधा हो रही है अंदर आने में, क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है। कई यात्रियों की ट्रेन छूट जाती है, बुजुर्गों का, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था जो आपने की वो बिल्कुल मैंड में करती है। छोटी सी जगह है, या तो पार्किंग को क्या किया जाएगा? देखिए, जब भी हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, जब भी स्वयं हम अपने रहने का भी आशियाना बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो थोड़ी धूल तो उड़ती है, थोड़ी ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो आती है, पड़ोसी को भी दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारे रेलवे के DRM आदरणीय देवाशीष त्रिपाठी जी लगातार प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं। जो टाइम लिमिट तय हुई है उसके अंदर 6 नंबर प्लेटफॉर्म का काम पूरा होगा। बहुत ही जल्दी मेरी दिशा की भी बैठक भोपाल के अंदर होगी, जिसमें मैं मेट्रो के अधिकारियों को बुलाकर टाइम लिमिट तय करके 6 नंबर वाला पोर्शन लंबे समय से जिसकी हम लोग आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि वो पुराने हिस्से का हिस्सा है, उसका भी विकास होना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 का भी विस्तार होगा, सारी सुविधाएं होंगी। पार्किंग के नाम के ऊपर किसी को भी अवैध वसूली करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। टेम्पू जो है, टेम्पू जो जहाँ से चलते पुराने शहर के अंदर, उनके लिए भी मैं पुलिस कमिश्नर से बात करके आदर्श आचार संहिता बनवाने का काम करूंगा, क्योंकि मैं भोपाल में मेरा जन्म हुआ है, भोपाल की गलियों में खेत कूद करके मैं बड़ा हुआ हूँ। भोपाल में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे पूरे भोपाल शहर शर्मसार हो जाता था। इसके लिए आने वाले समय के अंदर ऑटो वाले भी एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रियों को ले जाने के लिए लूटपाट नहीं करें, उसके लिए भी रेट सूची का निर्धारण होगा। कोई भी ऑटो वाले, कोई कितना बड़ा भी चच्चा मम्मा पहलवान हो, अब वो यात्रियों के सूट के छीनेगा नहीं, बिठाएगा नहीं। अगर जाना है तो जो रेट फिक्स होगा उस दिशा के अंदर भी भोपाल का बेटा काम करके भोपाल की जनता की सेवा करने का कार्य करेगा। यात्रियों को मेरा सवाल यह है कि यात्रियों को परेशानी हो, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए कि या तो वो पार्किंग हटा दी जाए ताकि यात्री जल्दी से अंदर आ जाए, ट्रेन छूटे, बुजुर्ग रहते हैं साथ में। देखिए, मुझे लगता है और भी उसमें क्या बेहतर करने की आवश्यकता है। 1-2 दिन के अंदर मैं प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 की तरफ जाकर DRM के साथ विजिट करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे। अगर कोई व्यवहारिक ऐसी कठिनाई है तत्काल उसके ऊपर निर्णय करके जनता की सेवा करने का कार्य करेंगे। वाले समय में इसकी शुरुआत हुई है और ये देश के भारत सरकार तय करेगी, भारत सरकार के केंद्रीय रेल विभाग इसको तय करेगा और आने वाले समय में हम रानी कमलापति स्टेशन के ऊपर भी इसकी सुविधा देंगे और बहुत ही जल्दी संत हृदयराम नगर के ऊपर भी इसकी सुविधा मिलेगी। हमारे संसदीय क्षेत्र में सीओर रेलवे स्टेशन के ऊपर भी इसकी सुविधा मिलेगी। बहुत ही जल्दी भोपाल का जो निषादपुरा रेलवे स्टेशन है वो भी अत्याधुनिक रूप से बनकर तैयार हो गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से पिछले दिनों मैंने मुलाकात की है और उनको निवेदन किया है और उनको ये निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी इसकी तिथि तय करें। मुझे लगता है कि भोपाल में आने वाले समय के अंदर 250 से अधिक अमृत स्टेशन बनके तैयार हुए हैं। उसी तारतम्य के अंदर हमारे भोपाल के निषादपुरा रेलवे स्टेशन का भी शुभारंभ होगा, जिससे कि आने वाले समय के अंदर बहुत सारी जो
ट्रेन है, जैसे मालवा ट्रेन है, इंदौर से भोपाल रेलवे स्टेशन आती है, हमने निर्णय लिया है कि अब जो इंदौर से मालवा ट्रेन आएगी वो निषादपुरे से चलेगी। बहुत सारी ट्रेन हम निषादपुरे से चालू करेंगे। जो निषादपुरे, मेरी मांग है कि अब दिल्ली और ये बम्बई को मार्ग जोड़ता है, दिल्ली से कोई भी ट्रेन आती है तो वो भोपाल से, इटारसी से, खंडवा बुरहानपुर से बॉम्बे जाती है। अगर इस इटारसी खंडवा बुरहानपुर के ट्रैक पे ऊपर कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो ऐसे समय वैकल्पिक मार्ग भी होना चाहिए। रेल मंत्री जी से मांग की है कि निषादपुरे का जब रेलवे स्टेशन प्रारंभ हो जाएगा तो हम भोपाल से संत राम नगर से उज्जैन, रतलाम, सूरत से हम मुंबई सेंट्रल के लिए रेल प्रारंभ करके भोपाल की जनता की सेवा करें। आलोक भाई, 6 नंबर रेलवे स्टेशन रायसेन खडेरा माता मंदिर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को हुंडई वेन्यू कार ने मारी टक्कर। एक 5 वर्षीय बच्चा और 55 वर्षीय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, 4 महिलाएं और 2 8 से 10 साल की बच्ची घायल। भोपाल सागर रोड ग्राम अमरावत के पास की घटना। सभी श्रद्धालु अमरावत के निवासी, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। स्कॉर्पियो को नकत्रा में पुलिस ने पकड़ा। ग्राम खडेरा में माता का है प्रसिद्ध मंदिर। पैदल दर्शन करने के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। खड़े जा रहे थे बेटा, कैसे क्या हुआ? पता ही नहीं है कैसे देगा कैसे नहीं देगा कौन है। तो कितने लोग जा रहे थे आप? मुलाकात 9 लोग थे। तो अभी सुबह जा रहे थे? सुबह भाई। आपने देखा नहीं? नहीं देख पाए, काय देगा अभी ढाबा बारे देख रहे थे सब, काय से देगा। हम रात पे हुआ है। कितने लोग जा रहे थे आप? 8-10 लोग थे। ये भोपाल सागर रोड अमरावत के पास एक कार ने एक्सीडेंट कर दिया था जिसमें 6-7 लोग घायल हुए हैं, 2 की डेथ हो गई है और गाड़ी को सुल्तानपुर पुलिस ने पकड़ ली है। 6 लोग घायल हैं, 2 मृत हो गए। जी हाँ, एक बच्चा है। भाई ये पेरेंट जा रहे थे खंडेरा वाली माता, तो एक पीछे से जीप आ रही थी, उन्होंने पीछे से ही मार दिया इन लोगों को। टक्कर मार दी। कितने लोग थे ये? तो कम से कम 10-12 जने थे और मार के निकल गया वो। कितने लोग घायल हो गए इसमें सर 2 की तो मौत हो गई और बाकी 3-4 जन घायल हुए। एक ही परिवार से थे क्या? हाँ, सब एक ही परिवार से। आप क्या कर रहे थे वहाँ? सर मेरा तो मकान है, वही मैं तो बैठा था ऊपर छत। आपने देखा था? हाँ। जीप थी क्या? जीप थी सर, पीछे से टक्कर मारी। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, हमने लोगों को उठा के और एम्बुलेंस में रख के लिया। पूरे रोड पे? हाँ, पूरा चक्का जाम हो गया। क्या नाम है आपका? नेपाल कुशवाहा। हैदराबाद कन्या उमा विद्यालय में प्रवेश उत्सव, महापौर मालती राय सहित कई गणमान्य हुए शामिल। जहांगीराबाद कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज भव्य प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर मालती राय, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष छत्रवीर सिंह राठौर, जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त संचालक भोपाल एवं विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर R.K. यादव सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हुई, जहां विद्यालय में नव प्रवेशी छात्राओं का तिलक लगाकर, पुस्तकें भेंटकर एवं मिठाई खिलाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विद्यालय परिसर में बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था जब बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति दर्ज की गई। महापौर मालती राय ने इस अवसर पर कहा, शिक्षा ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखती है। इस तरह के आयोजन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बेहद आवश्यक है। डिजिटल के साथ शिक्षकों को दी जा रही है। देखिए, आज 2025-26 का जो स्कूल चले हमें अभियान के तहत हमारे विद्यालय में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम बनाया है, जिसमें हमारे भोपाल की महापौर मालती राय जी मुख्य अतिथि हैं। शिक्षक मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौर जी हमारे अध्यक्ष रहे कार्यक्रम में। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त संचालक महोदय और जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, इतने लोगों का आगमन हुआ और
अच्छा कार्यक्रम रहा। बच्चों को पुस्तकें, बैग्स, पेन ये सब प्रवेश उत्सव में बांटे गए बच्चों को, और कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय। कितने बच्चों को भ्रमण किया गया? लगभग सांकेतिक तौर पर 20-25 बच्चों को जो कक्षा में प्रथम आए, जिनकी उपस्थिति वर्ष भर अच्छी रही, कुछ वॉलंटियर्स बच्चे जो सांस्कृतिक गतिविधियों में अव्वल रहे, स्काउट में जिन्होंने अच्छा भाग लिया, और राज्य स्तर पर जिन्होंने गेम्स में प्रदर्शन किया, ऐसे बच्चों को हमने सम्मानित किया है और उन्हें जो है बैग वितरित किया। सर, आज कितने बच्चे उपस्थित हो? ऐसा इधर ग्राउंड तो है नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर है स्कूल, वो काफ़ी पुराना स्कूल है, तो यहाँ के स्पोर्ट्स के गेम बच्चों के लिए देखिए, मैं बताऊँ आपको, जब हमारे गेम होते हैं तो हमारे बगल में लाल परेड ग्राउंड है, वहाँ भी हमारे बच्चे जाते हैं खेलने के लिए। खो खो का है, बैडमिंटन का है, ये सब छोटे छोटे गेम्स हैं, वो हम अपने इस ग्राउंड में ही कर लेते हैं। बाकी जितने कंपटीशन के गेम हैं वो स्टेडियम्स में जाते हैं बच्चे। आज हमने बात करी, 400 बच्चे हमारे प्रेजेंट थे। सर, 8वीं और 5वीं का भी रिजल्ट आ चुका है, उसको लेके क्या कहना है? 8वीं और 5वीं का भी रिजल्ट आया है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे विद्यालय का लगभग 95% रिजल्ट रहा। कितने बच्चे थे सर? और लगभग हमारे 5वीं में लगभग थे करीब 97 बच्चे। सर, प्रवेश उत्सव को लेके बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? बच्चों के लिए तो मैं कहूँगा कि नया सत्र प्रारंभ हो गया है और पुस्तकों का वितरण भी हो गया है, और सभी बच्चे नियमित विद्यालय आए। सर, आप इतने अनुभवी हैं और सेंटर पॉइंट में स्कूल में आप शिक्षा के क्षेत्र में आप बैठे हैं सर, तो यहाँ की शिक्षा को लेके क्या आपने बच्चों को लेके मोटिव रहता है? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि ये जो एरिया है, मैं समझता हूँ इसमें सभी वर्ग के बच्चे आते हैं, तो विद्यालय की तरफ से जो समुचित व्यवस्थाएं हैं वो आले दर्जे की हमने की हैं। एडमिशन के लिए भी हमने बच्चों को, गार्जियंस को प्रेरित किया है कि आप संस्था में आइए, अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, ताकि आपके बच्चे को पूरा लाभ शिक्षा का मिल सके। इसके अलावा अन्य एक्टिविटीज़ भी हैं स्कूल में, एनसीसी है, गेम्स है, एनसीसी का संचालन में भी। ट्रेनिंग डायरेक्टर राजकुमार स्वर्णिकार ने दी रामनवमी की शहरवासियों को शुभकामनाएं। एक्सेल के बारे में बताते हैं और अलग अलग जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बताते हैं। ये सारी ट्रेनिंग्स जो विधिवत दी जाती हैं। इसके अलावा हम अपने बच्चों को, जो हमारे टीचर्स हैं, वो फील्ड विजिट पर भी जाते हैं, जिसे हम कहते हैं लेसन प्लान, कि उनको पढ़ाना कैसा है, उस इकाई को पढ़ाएंगे कैसे। इस इकाई को पढ़ाने के लिए उनको अलग अलग सब्जेक्ट वार और अलग अलग जिलों वार जो बच्चे जिस ज़िले के हैं उस ज़िले में उनको हम स्कूल आवंटित करते हैं। 5 से 6 विद्यार्थी और शिक्षक हमारे उसमें साथ में रहते हैं, और फिर मॉनिटरिंग हम करते हैं कि जिस विद्यालय में लगाया जाए वहाँ के टीचर्स को भी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे देते हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या देखना है। और ये करीब करीब 2 महीने का प्रोग्राम होता है, तो बच्चे वहाँ पर जाते हैं। इसके अलावा फील्ड विजिट एमएड के विद्यार्थियों का होता है, जिसमें RI यानी रीजनल कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन का जो चलता है उसमें डाइट का हम भ्रमण कराते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय में क्या गतिविधियाँ होती हैं, डाइट में क्या गतिविधियाँ होती हैं, लोक शिक्षण के अलावा राज शिक्षा केंद्र में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, वो पर भी भ्रमणों के लिए जाते हैं। इसके अलावा विद्यालयों का भ्रमण के लिए हम, हमारे शिक्षक और हम लोग भी जाते हैं कि उन विद्यालयों में जो हमारे टीचर्स BEd करके जाते हैं वो किस तरह का अध्यापन का काम वहाँ पर करा रहे हैं। कितने दिन का भ्रमण होता है सर? जो बच्चों का जो भ्रमण होता है वो हमारा 1 सप्ताह का होता है, और RI जाते हैं। देखा जाए काफ़ी टाइम से मैं आपको देख रहा हूँ सर, आप स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ भी यहाँ पे करवाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स में भी एक्टिविटी रहती है। सर, ऐसी कौन कौन सी अच्छा सवाल पूछा कि स्पोर्ट्स में हर साल हमारा एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन हम लोग बनाते हैं, जो हर साल 1 सप्ताह का होते हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों यानी लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें क्रिकेट से लेकर के रस्साकसी है, जेवलिन थ्रो है, और इसके अलावा चम्मच नींबू दौड़ है, और रेसिंग का प्रोग्राम्स हैं, और खो खो का प्रोग्राम है। इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ है। इसके अलावा इंडोर गेम्स में भी हम लोग कराते हैं, जैसे कि कबड्डी हुआ, कबड्डी नहीं सॉरी, जिनके सेना के लिए ना हमें रसद की आवश्यकता पड़ती थी,
ना किसी तरह के आने जाने के आवागमन साधन पड़ते थे, ना कोई हमारे उनके लिए कोई युद्ध में जो उपकरण उपयोग होते हैं, ना कोई उपकरण की आवश्यकता पड़ती थी। इस तरह से राम का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत सीखने लायक है। तो रामनवमी के अवसर पर कि भगवान राम से हमें मैनेजमेंट का पाठ सीखना चाहिए, और दूसरा हनुमान जी से हमें टाइम मैनेजमेंट का सीखना चाहिए कि समय का प्रबंधन किस तरह से किया, कि जड़ी बूटी की आवश्यकता है तब तो उस समय जड़ी बूटी के लाना, अगर उस समय पर नहीं आती है तो प्राण भी जा सकते थे। इसके अलावा वैद्य की व्यवस्था नहीं थी, तो वैद्य की व्यवस्था के लिए देखा कि वो केवल वैद्य अकेले को नहीं लाए, उसको घर के समेत लाए, मतलब उसके लेबोरेटरी के समेत लेकर के आए। जैसे कि ये कहे कि साहब मुझे इस जड़ी बूटी को इस तरह से बनाना है, तो भी उन्होंने वो सब सारा काम किया। तो इस तरह से हमें हनुमान जी से टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए, और भगवान राम का ये सर देखा जाए आपको काफ़ी नॉलेज है सर धार्मिक, तो सर एक सवाल मेरा ये रहेगा सर आपसे कि आजकल के बच्चे कहीं ना कहीं धर्म को लेके काफ़ी पिछड़ते जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए माँ बाप को? देखिए, ये धर्म का तात्पर्य क्या है कि सद्गुणों को धारण करना। जैसे मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण जो बताए गए हैं उसमें है सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, शौच है, यम है, नियम है। तो इन सब गुणों का पालन करने का नाम धर्म है। धर्म का मतलब कोई तिलक लगा के आना या बाहरी आडंबर करना नहीं है, इन सद्गुणों को धारण करना। तो बच्चों को सद्गुणों की शिक्षा, इसलिए सर्वधर्म समभाव की जब हम बात करते हैं, जब हमारे यहाँ प्रार्थना सभा होती है तो इंडोर गेम्स हैं वो भी कराते हैं। इसके अलावा आउटडोर में जो जैसे मैंने बताया कबड्डी का प्रोग्राम भी हुआ था, और ये अलग अलग वर्ग में अलग अलग तरह के लोगों को रखते हैं। जो जेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं वो जेंट्स के लिए केवल होता है, और जो हम लोग देखने वाले जो रेफरी होते हैं वो बाहर से हम लोग बुलाते हैं, जिससे कि निष्पक्षपात रूप से हम ये काम कर सकें। इसके अलावा हम हर साल हमारे यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी आयोजित की जाती हैं, जिसमें बच्चे एकल लोकगीत है, लोक नृत्य हैं, फैंसी ड्रेस है, कविता है, सुरचित कविताएँ हैं और तात्कालिक भाषण हैं। इस तरह की अलग अलग प्रतियोगिताएँ होती हैं, उनका आयोजन किया जाता है। सर रामनवमी पे और अष्टमी पर क्या मैसेज है शहरवासियों के लिए? रामनवमी में मेरा यही है कि सौहार्द ये वातावरण है, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब होता है कि हमें अपनी सीमाओं में रह करके समाज के कल्याण के लिए जो हम जो कर सकते हैं उस काम को हमें करना चाहिए। और भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेकर के आप देखेंगे भगवान राम को जो जीवन है वो समरसता का जीवन है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो निम्न श्रेणी की हो या उच्च श्रेणी की, सभी के साथ संबंध स्थापित करते, वार्तालाप करके, और सभी को बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हम सबरी के आश्रम में भी वो गए। वैसे तो ऋषि मुनि उनके मिलने के लिए आते थे, लेकिन सबरी के आश्रम में भगवान राम स्वयं ही गए। तो सबरी का उन्होंने कल्याण किया और नौता भक्ति का उपदेश दिया। तो इस तरह से भगवान राम का, इसके अलावा मैनेजमेंट का पक्ष आप देखें राम का, उन्होंने देखिए कि रावण के पास इतनी विशाल सेना थी, लेकिन राम के पास कोई सेना नहीं थी। उन्होंने बानर है, भालू हैं, रीछ हैं, इन सब लोगों को इकट्ठा करके और एक युद्ध। प्रधानमंत्री सूफी संवाद महाअभियान का ईद मिलन समारोह। राजधानी भोपाल भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सूफी संवाद अभियान के तहत ईद मिलन समारोह का आयोजन भोपाल दशहरा मैदान टीटी नगर वार्ड 25 में आयोजित किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सूफी संवाद प्रभारी दिल्ली से पधारे डॉक्टर असलम खान, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्यालय मंत्री असद मकसूद, सूफी संवाद सह प्रभारी मकबूल अहमद चिश्ती द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता एवं महिला मोर्चा उपस्थित रहे। ईद मिलन समारोह रखा गया है सूफी संवाद द्वारा। आज मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा सूफी संवाद महाअभियान के नेतृत्व में यहाँ ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं दिल्ली से चलकर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी जी के आदेशानुसार यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ के हमारे यशस्वी और कर्मयोगी अध्यक्ष श्री एजाज खान जी की टीम ने, असद भाई जो हमारे कार्यालय मंत्री हैं उनके नेतृत्व में, और यहाँ मकबूल भाई हमारे बीच तशरीफ फरमाए, इनके सारे मामलात को इंतजामात के तहत आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तमाम देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए, और इस ईद की मुबारकबाद के साथ साथ एक मुबारकबाद अभी ईद से पहले भी हमने दी थी, जिसे सौगाती मोदी के नाम से जाना गया। देश भर में हमने 32 लाख लोगों को चिन्हित किया था, 32,000 कार्यकर्ताओं ने 100 लोगों। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी सूफी संवाद महाअभियान के
डॉक्टर असलम जो है वो तशरीफ़ लेकर आए। मुझे हमारे जो अध्यक्ष हैं जनाब अल्पसंख्यक मोर्चे के मैनेजर साहब ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सूफी संवाद को लेकर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया। उसके तहत ये जो आज ईद मिलन का कार्यक्रम, चूँकि गाइडलाइन ये आई थी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से कि हर जिले में ईद मिलन का कार्यक्रम रखा जाए, तो हमने भोपाल जिले में सूफी संवाद के माध्यम से इस ईद मिलन के कार्यक्रम को रखा और अभी जगह जगह पूरे महीने हम जो है इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। और आज जो पहला हमने ईद मिलन रखा है वो बाणगंगा के तमाम जो स्लैम एरिया उनके लोगों के साथ में उन लोगों ने बैठ के आज ईद का मिलन किया और स्वागत किया। जी सर, ईद मिलन समारोह रखा था आज सूफी हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के सूफी संवाद कार्यक्रम के तहत यहाँ बाणगंगा में ईद मिलन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें यहाँ बस्ती के लोगों ने शिरकत की और हमारे राष्ट्रीय सूफी संवाद के प्रभारी असलम साहब हमारे बीच में पधारे और इन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया और लोगों को आने वाले जो वक्फ बिल अमेंडमेंट है उसके बारे में भी समझाया। और हमारे जनाब मकबूल भाई ने कार्यक्रम का रखा था। आप बाकी की जानकारी इनसे लें। भारी पुलिस बल के बीच रीवा के संजय गांधी अस्पताल में और ओसेरी साकेत और उसके बच्चों का हुआ पीएम। पुलिस का आरोप लगाने के बाद अस्पताल नहीं आए परिजन। मऊगंज के ग्राम गडरा की आदिवासी बस्ती में एक ही घर में फांसी के फंदे पर लटकते पाए गए 3 शवों का पीएम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शनिवार के दिन संजय गांधी अस्पताल में कर दिया गया। पीएम के उपरांत शवों को पुलिस वाहन के काफिलों के साथ मऊगंज के गडरा ग्राम भेजा गया। बताया जा रहा है कि मृतक की बड़ी बेटी द्वारा पुलिस पर आरोप लगाए जाने के बाद एक ही परिजन संजय गांधी अस्पताल नहीं आए। गौरतलब है कि मऊगंज जिले के ग्राम गडरा की आदिवासी बस्ती में शुक्रवार की दोपहर एक घर में दुर्गंध आने के कारण पड़ोसियों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का दरवाज़ा खोला तो उसे फांसी के फंदों पर 3 एक अधेड़ सहित 2 बच्चों के लटकते हुए शव देखे गए थे। पड़ोसियों ने जिनकी पहचान और ओसेरी साकेत और उसके 2 बच्चों के रूप में की थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस में मामले के संबंध में जानकारी जुटाने के बाद शवों को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया था। कल गडरा में 3 डेड बॉडियाँ मिली हैं, उसका पोस्टमार्टम होने के लिए यहाँ रीवा लाया गया है, जिनका पोस्टमार्टम चल रहा है। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन? एक औसेरी लाल है, उसके एक बच्चा है और एक लड़की है। कब मिली? सूचना कल सुबह मिली थी 11 बजे और उसके बाद कार्रवाई चालू है। तो अभी परिजन उनके आए हुए हैं कि आप? परिजन अभी वहाँ थे गाँव में, अभी यहाँ नहीं आए हुए हैं। पोस्टमार्टम बिना परिजनों के पोस्टमार्टम हाँ पुलिस करवा रही पोस्टमार्टम। परिजनों की सहमति? हाँ परिजनों की सहमति है। ये क्या प्रशासन के अभिरक्षा में होगा? वो पोस्टमार्टम तो पुलिस ही करवाती है। नहीं, अंतिम संस्कार भी? अंतिम संस्कार इसके बाद अंतिम संस्कार वहाँ गांव में उसका होगा। परिजनों की सहमति है? वो तो हो रहेगी। घटना हुई इसका कारण क्या है? कारण अब उसको जांच चल रही है, मर्ग कायम है, जांच चल रही है, जांच पर से पता चलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार अब अनुचित जगह पर पकड़ने वाली महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि सरकार अब पश्चिम बंगाल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश पुलिस का जो आदेश है उसमें सेक्स वर्कर को लेकर जो बातें लिखी है वो जनता में भी बड़ा हम लोग समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, प्रज्ञा श्रीवास्तव द्वारा जो ये आदेश पेशकू से जारी किया गया है वो निश्चित ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आदेश है और मध्य प्रदेश को ये वापस क्या अवैध वेश्यालयों की तरफ ले जाने की दिशा का आदेश नहीं होता। जो जिस आदेश का पश्चिम बंगाल का इसमें हवाला दिया गया 2010 का, उस बुद्धदेव वाले आदेश में साफ है कि
पश्चिम बंगाल में वेश्यालयों को परमिट दिया गया जाता है और वो सेक्स वर्कर अगर परमिट सहित परमिटेड है तो वो किसी होटल या ढाबों में पकड़ी जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने का वो कोर्ट का आदेश धारा 56 के तहत महिला निवारण कानून में आता है। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कानून नहीं है और ना ही यहाँ पर किसी वेश्यालयों के लिए सरकार द्वारा परमिशन दी गई है। मध्य प्रदेश में एक उज्जैन में और एक बुरहानपुर में चलते थे जो कि काफ़ी समय से बंद हो चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में जो सांस्कृतिक विरासत है उसको दूषित करने का ये काम है और इस कानून से वो अनैतिक धंधों में लिप्त महिलाएं, व्यापारी इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाकर मध्य प्रदेश को ये अवैध अनैतिक देह व्यापार की तरफ धकेलने की सरकार के ये आदेश है। उसमें लिखा है कि अगर कोई वेश्यालय चलाता है तो उसको आपराधिक कार्रवाई होगी। देखिए, कोई वेश्यालय चलाता हो, जैसे कि हम देखते हैं होटल ढाबों पे कई बार महिलाएं कुछ पुरुषों के साथ पकड़ाई जाती हैं, उनके पास कोई वैध उसका लाइसेंस नहीं होता। जितना मेरी जानकारी है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी को लाइसेंसिंग देह व्यापार सेक्स वर्कर के रूप में नहीं दिया जाता है और ऐसे लोगों के खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई करती थी अब उनको इस आदेश के बाद वो संरक्षण मिल जाएगा कि वो अनैतिक देह व्यापार के व्यापार को फलीभूत करें। ये सरकार की मंशा निश्चित ही मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है और इससे अनैतिक तत्वों को इस तरह के कार्यक्रम करने में, ऐसे देह व्यापार को बढ़ाने में योगदान मिलेगा और सहयोग मिलेगा। ऐसा लगता है कि वो सरकार चाहती कि महिलाएं परेशान न हो, इसलिए उनकी गिरफ्तारी न हो। सरकार की मंशा अगर इस तरह के अनैतिक कार्य करके परेशानी को से महिलाओं को बचाना है तो निश्चित ही उनके स्वर्ण भविष्य के लिए रोज़गार की स्थापना करें, उनको ऐसे माहौल में दें जिससे कि वो अपनी रोज़ी सम्मानजनक तरीके से कमा सकें, ना कि ऐसे अनैतिक और देह व्यापार के कलंक में जाके अपनी रोज़ी रोटी को कमाएं।